पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा मसला है कचरा उठाना। तकरीबन 12 साल से यहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है इस शहर के अंदर, उसकी जो तादाद है वो तकरीबन 1.5 लाख टन के करीब है। रोज़ाना 15,000 टन ये शहर कचरा पैदा करता है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, आपने तमाम ही सियासी कायदीन की गुफ्तगू सुनी प्रोग्राम के शुरू में। अब ये कचरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आज से ऐलान किया है कि हम उठाएंगे। कराची एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम वाला शहर है जहाँ पे 6 कंटोनमेंट्स हैं, जहाँ पे 6 अजला हैं, 5 सनती जोन्स हैं, जहाँ पे पीटीआई ने सबसे ज़्यादा सीट्स ली हैं। मौजूदा जो इंतखाबात हुए उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्दियाती वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रहे हैं रिसेंट पास्ट में। अभी भी ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो नासिर हुसैन शाह साहब इसके वज़ीर हैं। बड़ी एक कैंपेन लॉन्च की गई है आज, जिसके तहत कहा गया है कि कराची को हम साफ़ कर देंगे। हर ज़िले के अंदर 2 वज़ीर होंगे, डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर 6,000 जो बल्दियाती स्टाफ है उसको सड़कों पर लाया गया है और 1 महीने के अंदर कराची का कचरा उठाने का टास्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने अपने कांधों पे ले लिया है। और ये शुरुआत उस वक्त हुई थी जब वज़ीर कानून ने 149 का जिक्र किया था, फिर बड़ी गहमा गहमी हुई और उस गहमा गहमी के बाद सब इस पे बीच में आए। उससे पहले पीटीआई ने नारा लगाया, उससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कई दफ़ा कचरा उठाने का नारा लगाती रही, लेकिन कचरा नहीं उठा। अब कराची का कचरा उठेगा। क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में माशी सूरत हाल जो है इसकी बेहतर होगी, जो 70% से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है? क्या उठा सकते हैं? क्या उठा सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कचरा उठा सकते हैं? बेनामी अकाउंट्स का बहुत बड़ा मामला है और नैब की कोशिशें, कुछ लोग कहते हैं कि सुस्त हैं, कुछ कहते हैं बड़ी फुर्तीली हो गई है नैब। लेकिन मजबूरी तौर पे अगर नैब की कारकर्दगी को देखा जाए, जब से नैब का ये इदारा बना है तब से अब तक सिर्फ 326 अरब रुपए कौमी ख़जाने को मिल सके हैं। और मौजूदा जो चेयरमैन हैं नैब के जावेद इकबाल साहब, उन्होंने अपने इस 22 माह के पीरियड के अंदर 71 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाएं। पाकिस्तान भर में जो रेफरेंसेस इस वक्त दायर हैं नैब की, उनकी तादाद 1210 है। 25 अदालतें हैं पूरे पाकिस्तान में नैब की। और जो इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं नैब के, जिसमें ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार है, लीडर्स गिरफ्तार हैं और हिरासत में लिए जा रहे हैं, पूछगछ हो रही है, ब्यूरोक्रेसी से पूछगछ हो रही है, सारे रेफरेंसेस 3 से 5 साल पुराने हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज करवाए थे रेफरेंसेस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। पीटीआई की गवर्नमेंट ने अब तक जो काम किया है वो नैब ने रेफरेंसेस फाइल नहीं हुए हैं। तो नैब ने किस तरह से पैसा, पाकिस्तानियों का पैसा इन बदनुमान लोगों से निकलवाना है, इसके ऊपर एक मामला है। बात ये भी हो रही है कि नवाज शरीफ साहब से डील हो रही है, शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर फ्रंट पर हैं। आज शेख हसीना साहब ने ये बात कही है। पाकिस्तान को ये पैसे वापस मिलेंगे, इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, नैब के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। भट्टी साहब, नैब की कारकर्दगी, मैंने हवाला दिया, आपको डेटा बताया, आपके पास अब क्या इतलात हैं, क्या तर्जिया है आपका कि नैब, अब लोग कह रहे हैं बहुत सुस्ती के साथ आगे बढ़ रही है, 1-2 इवेंट होते हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई महाज खोल दिया है, लेकिन मजबूरी तौर पे देखा जाए तो ये जो रेफरेंसेस हैं इनकी मालियत 900 अरब के लगभग है और जो नए रेफरेंसेस 500 के करीब हैं उनकी मालियत तकरीबन 2000 अरब के करीब है। लेकिन पैसे तो सिर्फ और सिर्फ 71 अरब बरामद कर पाई है मौजूदा नैब की चेयरमैनशिप के अंदर जो लीडरशिप काम कर रही है नैब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, आपने जो बात की है 71 अरब, उसके साथ सिर्फ लगा दिया कि सिर्फ 71 अरब। अगर आप इसको कहे, आप दूसरी टोन में कहते हैं जी 71 अरब रुपए रिकवर किए हैं, तो देखिए इस तरह भी बात बन जाती है। आज तक नैब ने 300 से ऊपर बिलियन रिकवर किए हैं। मुझे किसी और इदारे का बताइए कि जिसने कोई 1 अरब रुपया भी रिकवर किया हो। तो एक बात ज़हन में रखिए कि नैब जो है ये कोई रेवेन्यू का अदारा तो नहीं है कि जिसने पैसे ही रिकवर करने हैं। इसका तरीकाकार ये है कि इन्वेस्टिगेशन करे और करप्ट शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, उसको कानून के हवाले हो, कानून उसको सजा दे, ड्यू प्रोसेस चले।
इस दौरान भट्टी साहब जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत तो 1 माह के अंदर इस केस का फैसला होना चाहिए, 2 माह में हो जाए, 3 माह में हो जाए, यहाँ तो 5-5 साल 3-3 साल चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब को चाहूंगा कि गुफ्तगू में शामिल करूं। ब्रिगेडियर साहब, हम ये सुनते रहे हैं कि नैब जो है उस तरह से काम नहीं करता। अभी कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब कह रहे हैं कि कोई रेवेन्यू का इदारा थोड़ी है नैब, लेकिन कौम की नजरें इस तरह से लगी हुई हैं, इस तरह से लगी हुई है नैब की तरफ कि भाई पैसे निकालो, जिन्होंने पैसा, मुल्क का पैसा लूटा है, उनको उनसे पैसा निकाला जाए। आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? इस सारे सुस्त है, ठीक काम कर रही है, कौम को इंतजार करना चाहिए, पैसे मिल जाएंगे? असल में चूँकि ये सारा नैब का जो प्रोसेस है वो इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन, कंपाइलेशन और उसके बाद फिर जो आप सबूत जमा करते हैं उसमें आपने जाके मुकदमा दर्ज कराना होता है। जैसे अभी जरदारी साहब के ख़िलाफ़ आ रहे हैं कि जी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, और उसके बाद देखिए लंबा प्रोसेस के साथ आप उठा के देख लिए शर्जील मेमन साहब का, कुछ पीछे जाए तो डॉक्टर आसिम का, और बड़े बड़े केसेस हैं जो पता नहीं का। वैसे तो पाकिस्तान में आपको पता है, आप ख़ुद भी जानते हैं कि नॉर्मल अदालतों में जो जुडिशियल सिस्टम के तहत जो मुकदमात चलते हैं उनकी आपको पता है कि कितनी कितनी लंबी पेशियाँ होती हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ये उसको उन मुकदमात की ड्यूरेशन को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रही है। तो नैब बुनियादी तौर पे उस पर मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ द नैब, बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि नैब के अपने जितने केसेस उठा लिए हैं उसके हिसाब से जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन और उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के बाद अब कोलैबोरेशन ऑफ फैक्ट्स करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं जिससे आपके फैक्ट सामने आते हैं। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिव टीमें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, उनके ऊपर लोड है केसेस के हिसाब से, क्योंकि ये केसेस वाइट कॉलर क्राइम है। वाइट कॉलर क्राइम दुनिया में कहीं भी सबूत नहीं छोड़ता। अच्छा, मैं शहजाद अनवर भट्टी साहब से जानना चाहूँगा। भट्टी साहब, ये जो 1210 रेफरेंसेस हैं और जो जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि इतनी सलाहियत नहीं है नैब की, केसेस ज़्यादा ले लिए हैं, ये केसेस कैसे निपटाए जाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा ब्रिगेडियर साहब से जो उन्होंने बात की है ब्रिगेडियर जफर ने, लेकिन उसमें सिर्फ आधे हिस्से पे नैब अपनी जो कैपेसिटी जो इन्वेस्टिगेशन की है, इंक्वायरी के, उसके मुताबिक ही चीज़ें उठा रही होती है, और उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सिलेक्टिव हो जाए कि किसी को चूज करे, जो उसके पास चीज़ आएगी उसको करना है, वरना सिलेक्टिव हुई तो वहीं उसका कबाड़ा हो जाएगा एहतसाब का। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि ये बात बड़ी सच है कि 25 कोर्ट और 1210 केसेस, तो अगर वो बड़ी तेज भी डेली हेयरिंग भी करें तो मेरा ख्याल है एक केस की बारी महीने बाद बेचारी आती है। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई मदद करनी है नैब की तो कानून अमेंड करके नहीं कर सकती, बल्कि इस तरीके से कर सकते हैं कि कोर्टों की तादाद बढ़ाई जाए और जजेस को पोस्ट किया जाए। कई कई महीने कोर्ट खाली रहते हैं और जज नहीं पोस्ट होते, तो जजेस को टाइमली पोस्ट किया जाए, कोर्टों की इन स्पेशल कोर्ट्स की तादाद को बढ़ाया जाए। व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम में बड़ी इंट्री केसेस होती हैं, बड़ी माइनर सी चीजें होती हैं जिनको बड़ी तसल्ली से प्रोसिक्यूशन ने जज के सामने लाना होता है। ये बड़ी तेजी से करने वाला काम नहीं होता। 30 डेज की बात उस वक्त जब की गई थी, जब कानून में लिखी गई थी, उस वक्त ख्याल था कि बस रोज 2 केस आएंगे और उनको यहाँ तो सबके सब ही है, केसेस ज्यादा आ गए। आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत को ताउन यहाँ करना चाहिए कि कोर्ट्स की तादाद बढ़ाए और जजेस को दिया जाए, और नैब की जो सहूलियात नैब को देनी है, जो भर्तियाँ करनी है, उस पर मदद करे ताकि ये मामला तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ब्रिगेडियर साहब, मिशन कश्मीर हम ये देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिशन कश्मीर पर अमेरिका पहुंच गए हैं, मोदी भी वहाँ जाहिर है कि पहुँचे और जलसा कर रहे हैं ह्यूस्टन के अंदर, पाकिस्तानी मुजाहिरा करने वाले हैं वहाँ पर। मैं चाहूँगा कि कोई अमरीकी रहनुमा, पाकिस्तानी रहनुमा जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब कि पाकिस्तान के सिम ठीक है, पाकिस्तान ठीक जा रहा है? मिशन कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के अहदाफ आपकी नज़र में क्या हैं? फैसल, क्योंकि आपने मिशन कश्मीर का नाम लिया और कश्मीर इस वक्त रिलेट करता है, जो कश्मीर के अंदर 2 चीज़ें हुई हैं। एक जो एडिशनल 40,000 इंडक्शन ऑफ फोर्सेस के साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो दुनिया में गालिबन हिटलर के ज़माने और मुसोलिनी के ज़माने में भी नहीं हुई, और उसके साथ साथ जो इंसानियत सोच 11 कवानीन पिछले 11 साल से कश्मीर के अंदर लगाए गए हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ओपन हैंड दे दिया गया है कि वो जिसको मारें, टॉर्चर करें, औरतों को रेप करें, उसके बाद मास ग्रेव्स बनाएं, उनको दफन करें, उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक उसका पहलू ये है। उसके
साथ साथ 40,000 फोर्स को कश्मीर के अंदर लाने की और ख़ासतर वैली के अंदर लाने की कोई तुक बनती नहीं है, कोई रीज़न नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप 5 आदमियों के ऊपर एक सिपाही खड़ा कर दें, 5 औरतों के ऊपर एक सिपाही खड़ा कर दें। और दूसरा जो उसका टेंजेंट है वो है कि 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था, जिसमें सिर्फ भारत के पास 3 चीज़ें होनी थी, दफा था, कम्युनिकेशन था और बाकी करेंसी थी, बाकी तमाम चीज़ें कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली हैंडल करती थी, और उसको वायलेट करके कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में मुकदमा पेश करिए बगैर जिस तरह उसको वायलेट किया। दूसरा उसका एंगल ये है, अब पाकिस्तान ने इन दोनों एंगल्स के ऊपर बड़ी मौसर तरीके से आवाज़ उठाई है। सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ उठाने का ये फैक्टर हुआ है कि पूरी दुनिया में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और आप लोगों ने जो उसको पाकिस्तान के अंदर जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से इस कश्मीर की सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की है। तो आज मोदी जो है वो इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू हिटलर एंड मसलिनी, नॉट इन पाकिस्तान बट इन इंटरनेशनल प्रेस। और मैं आपको कोट कर सकता हूँ, कोई 22 आर्टिकल कोट कर सकता हूँ जिसमें मोदी को जो है वो रिलेट किया गया इंडिया हिटलर के साथ। अब पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें उस वक्त हुई, अगर पाकिस्तान चुप रहता तो दुनिया में तो कोई डायरेक्ट ट्रैवल ना करता, या दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आके वहाँ पे उठती। किसी ने तो आवाज़ उठानी थी, कश्मीरियों की आवाज़ तो दबा दिया गया है, इंटरनेट कम्युनिकेशन सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान आवाज़ सही सिमत में उठा रहा है, आप ये कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से ताहिर जावेद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ मुजाहरा करने जा रहे हैं, मोदी जब वहाँ जलसा करेंगे। ताहिर जावेद साहब, ये जो पाकिस्तान के सिमत है मिशन कश्मीर, इसके ऊपर इमरान खान साहब अमेरिका पहुँच गए। अब पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं, आप मुसलसल मुख्तलिफ सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ जो नुमाइंदे हो सकते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, इंक्लूडिंग जो कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनसे मुलाकातें करते रहे। इस वक्त क्या आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस है और कितना पाकिस्तानी जो है एक्सपोज करने में कामयाब हो गए मोदी को, उसके जुल्म को, उसके मजालिम को? देखें, अमेरिका के अंदर अभी भी बहुत काम की ज़रूरत है। हम लोगों ने किसी हद तक 500 के करीब जो लॉ मेकर्स, 500-550 जो फेडरल लॉ मेकर्स जिसमें सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें से भी बड़ी मच आधे लोगों को शायद ये मैसेज अभी गया हो, क्योंकि जिन जिन लोगों को हम जा कर के मिल रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स आए हैं, बाकी के जो आधे हैं उनको ये पता है कि 70 ईयर से ये मसला है कश्मीर का। अभी जो चेंज आई है ना, उसके अंदर क्या चेंज आई है, ये थोड़ा टेक्निकल काम है जिसको आप किसी बंदे के साथ 15 मिनट बैठ के उसको समझाते हैं तो उसकी समझ में आती है बात। और वो आपको लेके चलना पड़ता है पीछे से कि भी ऐसे क्यों हुआ था और आज ऐसे क्यों हो गया। इसलिए जो कॉमन आदमी है उस तक तो बात ये चीज नहीं गई। फर्क ये तब पड़ेगा जब कॉमन आदमी के पास चीज जाएगी वो, और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने कांग्रेसमैन को जब ये बताएगा कि यार ह्यूमन राइट की वायलेशन अगर वहां पे हो रही है, लोगों को, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और लोगों को हेल्थ केयर नहीं और फूड नहीं, तो वो फिर वो पुश करेगा अपने उन लॉ मेकर्स को, उन सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों को जो प्रैक्टिकली फिर उनको निकल के इसकी आवाज, अभी तो ये जो आवाजें उठ रही है ना, इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ जब कॉमन पब्लिक को यहाँ पे पता चल जाएगी।